विधि सेवा एवं सामाजिक उत्थान समिति को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर मुझे आप लोगों ने बोलने के लिए आमंत्रित किया है। मेरा सौभाग्य है। और देखिए, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल पॉइंट्स पे बात करने के बजाय इस सब्जेक्ट को, इस नरेटिव को तोड़ना चाहूंगी, बिकॉज लीगली चीजें कई बार जो प्रॉब्लम्स भी होती हैं उनको सॉल्व करना भी आसान होता है। जब आवाजें उठती हैं तो ऑब्वियसली कानून बदले भी जाते हैं, लेकिन नरेटिव तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। और नरेटिव बिल्डिंग बहुत ही इंटेलिजेंट माइंड्स करते हैं, बहुत स्मार्टली करते हैं। तो सालों तक हमारे देश में भी ये नरेटिव बिल्डिंग हुई है। मैं खुद भी एक महिला हूँ और मैं ये अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले ये जरूर कहना चाहती हूँ कि इस सेमिनार, इस वेबिनार का, sorry to interrupt you, can you please rotate your camera? Okay. Yeah, ma'am. Thanks. Just a moment. Is it fine now? Yeah. Right. Okay. देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना वक्तव्य बोलने से पहले ये जरूर कहना चाहूंगी कि किसी भी महिला का जो रियल में विक्टिम है या जिसके साथ एक्चुअली में गलत हुआ है, उसके पेन को इनवैलिडेट करना हमारा मकसद नहीं है। समाज में महिलाओं के साथ खराब भी होता है। समाज में बहुत सी ऐसी महिलाएं जो कोर्ट में रियल केसेस लेकर भी जाती हैं। तो हमारा मकसद कतई ये नहीं है कि हम किसी के रियल पेन को इनवैलिडेट करें, क्योंकि वो ना ही हमारा कानून कहता है और वो ना ही भारतीय संस्कृति कहती है। लेकिन ये बात उससे कुछ गहरी है। सबसे पहले तो मैं बहुत ही सिंपल, इट्स नो रॉकेट साइंस, मैं सिंपल सी बात आपको बताना चाहूंगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 क्लियरली बोलता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और सेक्स और जेंडर। तो जब संविधान का एक आर्टिकल क्लियरली कह रहा है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन जेंडर के बेस पे नहीं होना चाहिए, तो कोई भी सेंट्रल एक्ट या कोई भी इवन स्टेट लेवल का कोई भी कानून अगर जेंडर बाइज्ड है तो वो सीधा सीधा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये हम सभी लोग, लॉयर्स तो छोड़िए, इवन लेमैन भी जानता है कि ये संविधान के खिलाफ है। तो फिर क्यों समाज में चल रहा है? देखिए, अपराध तो जेंडर न्यूट्रल होते हैं, सजा भी जेंडर न्यूट्रल होनी चाहिए। आप किसी को थप्पड़ महिला भी मार सकता है, पुरुष भी, महिला भी मार सकती है, पुरुष भी मार सकता है। तो देखिए, ये छोटी छोटी चीजें मुझे ये समझ नहीं आता है कि हम अक्सर एक्सप्लेन करने में भी थोड़ा सा सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, या फिर बहुत जगह आवाज भी उठ रही है, मेंस राइट्स के ऊपर आवाज उठ रही है, मेंस कमीशन बनना चाहिए, इसके ऊपर लोग बहुत काम कर रहे हैं, बट वो एग्जीक्यूट भी इस कारण नहीं हो पा रहा है क्योंकि नरेटिव हम लोग नहीं तोड़ पा रहे हैं। कुछ उदाहरण दूंगी, जैसे देखिए, रेप लॉज होती हैं 376 आईपीसी की अगर हम बात करें, देखिए नो डाउट ज्यादातर महिलाओं के साथ होता है, लेकिन जैसे अभी मुझसे पहले वाली पैनलिस्ट ने बोला कि बहुत जगह पुरुषों के साथ, बच्चों के साथ भी रेप्स होते हैं, मेल्स के साथ भी रेप होता है, कई बार मेल्स भी मेल्स के साथ रेप कर देते हैं। तो उन बच्चों को या उन लड़कों को रेप लॉज का प्रोटेक्शन क्यों ना मिले? अगर उनके साथ ऐसा कुछ गलत हो जाए तो वो किस धारा के अंदर जाके थाने में एफआईआर कराएंगे? ये एक बहुत मनन करने वाला विषय है। दूसरा, रेप छोड़िए, कई एक उदाहरण मैं देती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप क्राइसिस, सपोज करिए एक लड़का और लड़की किसी रिलेशनशिप में है और उनका किसी कारणवश ब्रेकअप हो गया। एक उदाहरण मैं आपको जरूर देना चाहूंगी, मेरे पास ही वो केस आया था। यंग बच्चा 23-24 साल का, उसका अपने से 10 साल बड़ी एक लड़की के साथ अफेयर था एंड ही वाज एक्चुअली इन लव विद दैट वुमन। और उसको कुछ ऐसी चीजें पता चली कि वो उसे लगा कि वो शादी नहीं हो सकती है। ही एक्चुअली caught her in some compromising position with one of her seniors. तो देखिए, कई बार जिंदगी में, रिश्तों में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, इवन शादियों की कोई गारंटी नहीं होती है। शादी होने के बाद भी ऐसा होता है कि रिलेशनशिप नहीं चली, दो लोग हैं, आपस में कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी हो सकते हैं, कुछ परिस्थितियों के कारण भी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण भी हो सकती है कि शादी या रिश्ते टूटे। तो रिलेशनशिप में अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में ब्रेकअप हो जाता है और लड़की जाके कंप्लेन करा देती है कि ये मेरे साथ रिलेशनशिप में था और ये मुझसे शादी नहीं कर रहा है, तो प्रॉमिस टू मैरी इसने तोड़ा है, तो भी लड़के के ऊपर रेप चार्ज लग जाता है।
तो देखिए ये बहुत ही इलॉजिकल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल, लिटरली ब्रूटल चीज भारत के लड़कों के साथ हो रही है। क्योंकि जब रिश्ता कोई भी टूटता है तो जितना दुख लड़की को होता है उतना ही दुख लड़के को भी होता है। बहुत जगह लड़के एक्चुअल गलत भी करते हैं, बट मुझे लगता है कि उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के हमें दूसरे रास्ते ढूंढने चाहिए। सिर्फ किसी लड़की के ये कहने भर से कि मेरे साथ रिलेशनशिप में था, मुझसे शादी नहीं करी, आप रेप का चार्ज लगा देते हैं, वो लड़का जेल जाता है, कई कई महीने बेल नहीं होती है, एक लीगल उसके तो ठप्पा लगा ही, उसके कैरेक्टर पे ठप्पा लगा, उसके परिवार में, उसके समाज में कितना ब्लॉट उसके ऊपर लगा, उसकी फैमिली के मेंबर्स कितना ज्यादा साइकोलॉजिकल और मेंटल एंड इमोशनल अब्यूज से गुजरते हैं। हम लोगों को ये कंसिडर करना चाहिए। देखिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का एग्जांपल देती हूँ। देखिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हम बहुत तरह की वायलेंस काउंट करते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल। तो क्या ये सारी तरह की अब्यूज किसी एक पुरुष के साथ नहीं हो सकती एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में? जब आप किसी रिलेशनशिप में, किसी शादी में है, यू आर शेयरिंग अ हाउस होल्ड, तो साइकोलॉजिकल अब्यूज क्या या इकोनॉमिक अब्यूज या इमोशनल अब्यूज के साथ नहीं हो सकता? मेरे पास ऐसे उदाहरण है कि एक लड़की ने जूते से अपने हस्बैंड को इतना मारा था पीछे, द नेप ऑफ हिज, ये नेप जो गर्दन होती है पीछे, उसकी वो बैक की जो कोई नस दब गई थी एंड उसको ब्लैकआउट हो गया था, वो बेहोश हो गया था। तो इवन फिजिकल वायलेंस करने के लिए महिला और पुरुष दोनों ही केपेबल होते हैं। तो हमारी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी प्रोटेक्शन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को दिया गया है। 498A यानी कि क्रूअल्टी, किसी महिला के ऊपर किसी प्रॉपर्टी डिमांड के लिए, डाउरी डिमांड के लिए, उस देखिए दो सबसे ज्यादा जो पुरुषों के खिलाफ कानून इस्तेमाल होते हैं वो सेक्शन 498A होता है और एक रेप लॉज होती हैं। तो मैं इन दोनों के ही उदाहरण देना चाहती हूँ। 498A में भी आप सोचिए, क्या इकोनॉमिक अब्यूज या प्रॉपर्टी का लालच या पैसा मांगना, क्या ये पुरुषों के साथ नहीं होता? एक्चुअली में मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप्स में पुरुषों के साथ इक्वली उतना ही हो रहा है। डिवोर्स होते हैं तो पूरी शर्त रखी जाती है, इतनी प्रॉपर्टी चाहिए, इतना पैसा चाहिए, एलिमनी तो है ही है। अगर कई बार लड़के के ऊपर दबाव बनाने के लिए ऐसा भी होता है, चलिए कुछ केसेस में ऐसा होता है कि लड़का छोड़ रहा है आपको, आप नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, तो फिर भी लड़की एक मेंटेनेंस या एलिमनी मांगती है कि भाई मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, आई नीड सम फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, वहां तक भी ठीक है। बट कुछ केसेस में मैंने ये भी देखा है कि लड़की का कहीं और अफेयर है और वो डिवोर्स चाहती है, बट लड़का इज इन लव, लड़का डिवोर्स नहीं देना चाह रहा है, तो डिवोर्स के लिए प्रेशराइज करने के लिए भी लड़कियां कई बार 498A के केसेस कर देती हैं कि डाउरी डिमांड कर रहा है हमारे साथ, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केसेस कर देती हैं। मेरे पास कई क्लाइंट्स ऐसी आई हैं कि मैम हमें डिवोर्स चाहिए, वो डिवोर्स नहीं दे रहा है, तो क्या हम 498A का करवा दें या फिर हम डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस कर दें, क्योंकि वो दबाव में आएगा तो फिर वो डिवोर्स के लिए मान जाएगा। तो देखिए इस तरह की चीजें, बिटर ट्रुथ बोल रही हूँ, लेकिन समाज में इस तरह की चीजें होती हैं। जैसे अभी एक पैनलिस्ट ने एडल्ट्री का एग्जांपल दिया, कुछ समय पहले तक एडल्ट्री एक क्रिमिनल ऑफेंस था, लेकिन अभी 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच ने उस लॉ को स्ट्रक डाउन कर दिया है, सेक्शन 497 IPC। उसमें भी अगर किसी पुरुष का किसी शादीशुदा महिला के साथ अफेयर है तो उसमें जो पनिशमेंट मिलती थी वो शादीशुदा महिला को नहीं मिलती थी, उस पुरुष को पनिशमेंट मिलती थी। तो देखिए ये भी बहुत जेंडर बायस्ड एक कानून था जो खैर लकीली अब स्ट्रक डाउन हो गया है। तो मैं जरूर ये बात करना चाहती हूँ कि देखिए स्टैटिस्टिकली इसको प्रूव करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हमारे पास डेटा भी अवेलेबल है कि कितने सारे झूठे केसेस भी फाइल होते हैं और एक्सपोज भी होती हैं, कई बार ट्रायल में कई बार जजेस के सामने पता चल जाता है। और जो आदमी होते हैं, जो पुरुष होते हैं, सोचिए उनकी परिवार, क्या उनकी परिवार में और दूसरी महिलाएं नहीं है? वी आर डूइंग इट इन द गार्ब ऑफ प्रोटेक्टिंग विमेन, ठीक है। और जो लड़के की माँ है या लड़के की बहन है या लड़के के घर में और भी जो महिलाएं हैं, क्या वो औरतें नहीं है? ये सवाल भी हमें अपने आप से करना चाहिए। उनके घर में और जो सीनियर सिटीजन्स हैं, क्या उनके अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है? मैं हमेशा बोलती हूँ, चैनल्स पे, टीवी डिबेट्स पर भी ये बोलती हूँ कि किसी के दूसरे के अधिकारों का हनन करके हम अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकते। इवन फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इवन दे आर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस। No fundamental right is absolute. Public order, morality, decency, there are some limitations and every limitation is attached to every right. और right के साथ साथ कुछ ड्यूटीज भी होती हैं।
तो देखिए ये हमें समझने की जरूरत है कि आधा अधूरा जब हम सिर्फ राइट्स की बात करते हैं तो उससे कितना नुकसान होता है समाज का भी। तो ये जेंडर बायस कानून बिल्कुल मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि खत्म होने चाहिए। एक मैं और फूड फॉर थॉट आज आप लोगों को देना चाहती हूँ कि अगर ये इतना सिंपल है, अगर ये इतना क्लियर है, इफ इट्स क्लियरली रिटन ऑन द वॉल, तो ये क्यों हो रहा है समाज में। देखिए मैं बोलती हूँ कि सूडो फेमिनिस्ट्स या जो इस तरह के झूठे केसेस करती हैं वो ना ही सिर्फ पुरुषों के खिलाफ एक पावर है या एक फोर्स है, बल्कि भारत एक विरोधी मानसिकता है। वो मैं आपको उदाहरण देती हूँ। देखिए भारत को तोड़ने के लिए बहुत सारी मानसिकताएं काम कर रही हैं। उसमें एक एंटी नेशनल फोर्स है कम्युनिस्ट्स। कम्युनिस्ट्स की आर्म्ड विंग है माओवादी या नक्सलवादी एंड छद्म नारीवादी। जो सूडो फेमिनिस्ट्स हैं, समाज को तोड़ने के लिए भारत के आधी आबादी को दूसरी आधी आबादी के खिलाफ खड़े करने की ये एक साजिश है। भारत को खंड खंड में तोड़ने की भी एक साजिश है। भारत को भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय और लिंग, इन 5 भागों में तोड़ा जाता है। तो मैं विधि सेवा एवं सामाजिक उत्थान समिति को ये कांग्रेचुलेट भी करना चाहती हूँ कि आपने जो सामाजिक उत्थान अपने संगठन में शब्द रखा है और उसमें इतना अच्छा ये टॉपिक चुना है, क्योंकि समाज को जोड़ने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए और समाज के उत्थान के लिए इस सब्जेक्ट को भी हम लोगों को टच करना बहुत जरूरी है। कोई भी कानून पार्लियामेंट से पास हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा सकता है। और हम लोगों को कई बार ऐसे बताया जाता है कि भाई जैसे ये तो पत्थर की लकीर है। देखिए जितने भी, मैं एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ कि जितनी भी ज्यादातर सेंट्रल लॉज हमारे देश में हैं वो अंग्रेजों के समय की हैं। और उस समय जो भी कानून बनाए गए उनके पीछे की मानसिकता यही थी कि अंग्रेज ज्यादा टाइम तक भारत में कैसे टिक पाए या फिर भारत को आप तोड़ के कमजोर ज्यादा लंबे समय तक कैसे रख पाए। तो वो कानून आज भी चल रहे हैं। तो मासिव लीगल रिफॉर्म की जरूरत है देश में। बहुत सारी कानूनों को बिल्कुल एक कहते हैं ना पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है। बहुत सारे कानून बदले जाने चाहिए। इवन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दैट मैटर, कि कॉन्स्टिट्यूशन भी वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम अपने आप को वो संविधान दे रहे हैं। तो समय की जरूरत के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का अधिकार भी खुद हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। तो अगर विमेन लॉज जो महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए बने थे या कुछ जगहों पे एजेंडा चलाने के लिए भी बने थे, अगर वो समाज को तोड़ रही हैं, अगर वो भारत को तोड़ रही हैं, तो उनके खिलाफ खड़े होने का अब समय आ गया है। और अब्यूजर और विक्टिम का देखिए कोई जेंडर नहीं होता। अपराधी कोई भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। एंड क्रिमिनल लॉज हो चाहे सिविल लॉज हो, हमें कभी भी जेंडर बायस लॉज पे अब चलने का मुझे लगता है कि समय नहीं है। और हम लोगों को बहुत ही कहते हैं ना कि एक होकर इस पे आवाज उठानी चाहिए। लॉयर्स को बोलना चाहिए, सामाजिक संगठनों को बोलना चाहिए, युवाओं को, यूथ को बोलना चाहिए, पुरुषों को तो बोलना ही चाहिए, महिलाओं को भी बोलना चाहिए। क्योंकि सही और गलत में सही चुनना ही भारतीय संस्कृति बताती है, वही भारतीयता है। उसी को मैं बोलती हूँ दैट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ बीइंग एन इंडियन। तो मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल बातों में ना जाते हुए इस पर ही अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ कि ये नरेटिव हमें देश में अब तोड़ने की जरूरत है। नो डाउट समाज का कोई भी जो ऑप्रेस्ड एक सेक्शन होता है उसके लिए कानूनों की जरूरत पड़ती है, उसके लिए प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बार वही कानून जब वो बैलेंस को क्रॉस करके एक्सट्रीम में चले जाते हैं, मिसयूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप एक समाज के उत्थान के लिए दूसरे समाज को दबाना या कुचलना या उसको बर्बाद करना स्टार्ट कर देते हैं। जो बहुत सारे उदाहरण है, अगर मैं देना स्टार्ट करूं तो शायद समय कम पड़ जाएगा। तो इस पे हमें बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी बात पे अपने वक्तव्य को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।